हेलो बच्चों। तो हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, मतलब पादप वृद्धि एवं विकास वाला। ठीक है। इसमें प्रीवियस क्लास में हम लोग बात किए थे कि जो भी मतलब इंट्रोडक्शन था या जो भी हम लोग प्लांट से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड जो भी बातें थी, ग्रोथ से रिलेटेड जो भी मॉडल दिए गए थे उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब पौधे के विकास को या पौधे की वृद्धि को कौन कौन से कारक जो है ना प्रभावित करते हैं उसको जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से कारक जो है इसको प्रभावित करते हैं। तो देखते हैं, ठीक है, पौधे के विकास को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन है। तो देखिए, सबसे पहला होता है आंतरिक कारक, दूसरा होते हैं बाह्य कारक। ठीक है, आंतरिक कारक का मतलब होता है पौधे के इंटरनल स्ट्रक्चर या आंतरिक रूप से जो भी चीजें प्रेजेंट होती है वो कैसे इफेक्ट करती है पौधे के ग्रोथ को या विकास को, उसको जानने वाले हैं। तो उसमें भी हम लोग पहला देखते हैं कौन सा। तो पहला है इंट्रासेलुलर, मतलब अनुवांशिक या जेनेटिक रूप से। ठीक है, पहला क्या है, जेनेटिकली। जेनेटिकली क्या होती है ये, प्लांट के ग्रोथ को क्या करेगी, डिनोट करेगी, मतलब विकास को क्या करेगी जेनेटिकली रूप से। तो उसको बोलेंगे हम लोग इंट्रासेलुलर। दूसरा होता है इंटरसेलुलर, है ना, ये वाली क्या है, इंटर सेलुलर होती है। इंटरसेलुलर का मतलब होता है ना, ये इंट्रा नहीं है, इंटरसेलुलर। तो इसका मतलब क्या है, तो इसमें जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होंगे ना, मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को हिंदी में बोलते हैं पादप वृद्धि नियामक। पादप वृद्धि नियामक, या हम इसको बोल सकते हैं एक वर्ड में हम लोग बोलना चाहे तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, हार्मोन। तो प्लांट के ग्रोथ को जो डिनोट करती है ना वो प्लांट हार्मोन है, पादप वृद्धि नियामक। तो आंतरिक कारक में दो तरीके से आ जाएंगे, कैसे, एक आ जाएगा कौन सा, जेनेटिकली वाला, मतलब आनुवंशिक रूप से, और दूसरा कौन सा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब प्लांट ग्रोथ, पादप की वृद्धि को जो नियमित करती है ऐसे चीज। तो ऐसे कौन से नियमित करते हैं, हार्मोन्स। ठीक है, यहाँ पर जेनेटिक या आनुवंशिक का मतलब क्या होती है, जब हम लोग जेनेटिक पढ़े रहते हैं तो वहां पर जानते हैं क्या कि जब कोई प्लांट रहता है ना, हम लोग मेंडल वाला जो चैप्टर है ना, अनुवंशिकी वाला जेनेटिक्स, उसमें हम लोग देखते हैं कि प्लांट हाइट जो रहती है, प्लांट हाइट कंट्रोल्ड होती है ना जीनों के द्वारा, कि यह नियंत्रित होती है, प्लांट हाइट नियंत्रित होती है, नियंत्रित तो किसके द्वारा, जीन द्वारा। जीन द्वारा क्या होती है, जीन द्वारा नियंत्रित। तो जीन में भी हम लोग देखे थे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इन दोनों की वजह से प्लांट का जो हाइट है, प्लांट हाइट, वो क्या था, क्या आता था, तो टॉल आते थे, टॉल। जबकि इसकी वजह से प्लांट का हाइट क्या आता था, ड्वार्फ। तो प्लांट के वृद्धि को, मतलब पादप के वृद्धि को जेनेटिक्स, मतलब क्या बोल सकते हैं, आनुवंशिक कारक भी प्रभावित करते हैं, है ना। तो देखो, ऐसे रहेंगे तो आनुवंशिक कारक में प्लांट जो है टॉल बनेगा, और ऐसे रहेंगे तो वो ड्वार्फ बन जाएगा। तो आनुवंशिक कारक कैसे कंट्रोल करते हैं उसको बता दिया। दूसरा और जानते हैं हम लोग, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, या बोल सकते हैं हार्मोन। जो हार्मोन रहती है वो कैसे कंट्रोल करती है, इस चैप्टर में हम लोग, मतलब इस टॉपिक में पूरा पढ़ने वाले हैं। उससे पहले ये देखते हैं बाह्य कारक कैसे कंट्रोल करते हैं। तो बाह्य कारक में कौन कौन आती है, तो बाह्य कारक में सबसे पहला लाइट, टेम्परेचर, वाटर, है ना, ऑक्सीजन, और पांचवा क्या है, मिनरल्स। तो कुल मिलाकर हम बोले कि जो प्लांट के ग्रोथ को एक्सटर्नली रूप से जो कंट्रोल करती है ना, वो कौन कौन होती है, लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, ऑक्सीजन है, और पोषण। मतलब हम देख सकते हैं कि जब भी हम एक कोई प्लांट वगैरह को, जब सीड वगैरह को जर्मिनेट कराते हैं, तो स्टार्टिंग में जर्मिनेट होता है, उस टाइम में हम लोग उसको मिट्टी में लगाएंगे, और मिट्टी में लगाने के बाद उसको पानी देते हैं ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो अर्ली स्टेज में ग्रोथ कर सके। अब जब वो ग्रोथ हो जाती है ना, थोड़ा से बड़ा हो जाता है, फिर उसको क्या चाहिए, लाइट चाहिए। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस उसी से कर पाएगा। टेम्परेचर चाहिए, क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से जो प्रोडक्ट बनने वाली ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के बनने के लिए, है ना, एंजाइम चाहिए। तो एंजाइम के लिए एक्टिव रहने के लिए उपयुक्त तापमान की जरूरत पड़ती है, तो वो तापमान ये प्रदान करता है। और वाटर तो चाहिए रहता है, ऑक्सीजन वगैरह भी पौधों को जिंदा रहने के लिए चाहिए, मिनरल्स वगैरह चाहिए। तो मिनरल्स मिलता कहाँ से है, सॉइल से। तो कुल मिलाकर पौधे के विकास को ये सब कारक जो है नियंत्रित करते हैं। ठीक है, इसका आगे और देखते हैं। अगला अब हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, या बोल सकते हैं प्लांट हार्मोन्स, और इसको हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। प्लांट हार्मोन या तो फिर फाइटो हार्मोन्स। फाइटो वर्ड यूज किया गया है। फाइटो वर्ड यूज क्यों किया गया है, क्योंकि फाइटो का मतलब होता है प्लांट, फाइटो वर्ड का मतलब क्या होता है, प्लांट। तो प्लांट में सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स को हम लोग फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन बोलते हैं। और ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का मतलब होता है
पादप वृद्धि नियामक है, हिंदी में इसको हम लोग पादप वृद्धि नियामक ही बोलते हैं। ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में क्या होती है। तो देखें, पादप वृद्धि नियामक पीजीआर है ना, पीजीआर छोटे सरल अणु होते हैं जो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। कार्यों के आधार पर पीजीआर को दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है। देखो, पीजीआर कैसे रहते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं और क्या रहते हैं, सिंपल्स रहते हैं, छोटे रहेंगे और सिंपल मॉलिक्यूल्स रहते हैं। चूंकि हम लोग हार्मोन का डेफिनेशन जानते ही हैं, सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होते हैं। चूंकि हम लोग ह्यूमन के बारे में पढ़े हैं, ह्यूमन हार्मोन के बारे में तो जानते हैं, वैसे ही प्लांट्स के अंदर में भी ये क्या होती है, सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होती है, छोटे सरल अणु होते हैं। कौन? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, अब देखो ये कार्यों के आधार पर, मतलब इसमें वो कार्य कैसे करती है उसके आधार पर ये दो प्रकार की होती है। पहला कौन सा? तो पहला होती है वो पादप वृद्धि संवर्धक होती है और दूसरा क्या होता है, पादप वृद्धि अवरोधक। मतलब ये है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का मतलब प्लांट के ग्रोथ को जो प्रमोट करती है, आगे बढ़ाएगी वो। दूसरा क्या होता है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। तो हम बोल सकते हैं कि प्लांट के ग्रोथ को ये जो है, एक जो है बढ़ाती है, दूसरी वाली क्या करती है, रोकती है। तो बढ़ाने वाले लोग कौन कौन से हैं उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से जाने कौन कौन लोग बढ़ाते हैं। कोशिका विभाजन और वृद्धि, पोषण वृद्धि, पैटर्न निर्माण, पुष्पन, फलन और बीज निर्माण जैसी वृद्धि को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों के लिए उदाहरण कौन कौन से? तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन है ना, ACG से याद रख लेना है ना। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों होते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। मतलब कुछ ना कुछ तरीके से इन लोग प्लांट के ग्रोथ को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, मतलब वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं और इसकी वजह से वृद्धि होती है। ठीक है, लेकिन इन लोग क्या करते हैं, पादप वृद्धि अवरोधक सुप्तावस्था और पत्तियां झड़ने जैसी वृद्धि को रोकने वाली गतिविधियों के लिए जैविक और अजैविक कारणों से होने वाले घावों और तनावों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए कौन कौन से? तो एब्सिसिक एसिड होती है ना, एब्सिसिक एसिड, और दूसरा कौन होता है, इथाइलिन। तो इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड क्या होते हैं, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। मतलब प्लांट की वृद्धि को क्या करते हैं, रोकते हैं। तो रोकने वाली जब भी बात आती है ना, कोई उन चीजों को रोक रही है करके बोलेंगे। देखो क्या होता है, हम लोग हार्मोन वाला, ये प्लांट हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन रहता है इसमें। ठीक है, तो पहले बात तो यहीं से जान जाते हैं कि कोई भी चीज को यदि रोकने या है ना अलग करने या स्ट्रेस के टाइम में स्रावित, ऐसे सब वर्ड यूज किए रहते हैं ना, तो मान के चलो इनहिबिटर वाले। ठीक है, रोकने जैसे देखो ऐसे यहाँ पर लिखा भी है, जैसे सुप्तावस्था है, सुप्तावस्था मतलब इसमें भी क्या हो रही है, जब उस टाइम में बीज अंकुरण होता है, वो क्या हो गया, कुछ समय के लिए रुका हुआ है, डोरमेंसी पीरियड में चली गई। सुप्त है तो भी तो रुका हुआ है ना। पत्तियां झड़ने, तो पत्ती झड़ रहे हैं, मतलब इसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, रुक रहे हैं, जैसी वृद्धि को रोकने वाली। देखो पत्तियां झड़ने, सुप्तावस्था, ऐसे टाइप के जब वर्ड आते हैं ना, तो ये दोनों लोग करेंगे। कौन कौन से? एब्सिसिक एसिड और दूसरा कौन सा, इथाइलिन। ठीक है, बाकी कोई भी चीज को बढ़ावा देने वाली जब बात आएगी, तो बढ़ावा देने वाली बात में ये तीनों लोग हार्मोन का है ना नाम रहेगा। उसमें देखो हम आसानी से एक चीज को याद रख के हम लोग आसानी से दो दो वाले ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट मतलब अलग कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एथिलीन दोनों समूहों में से किसी एक में फिट बैठता है, लेकिन यह मुख्य रूप से वृद्धि अवरोधक है। सीधी सी बात है ना। इसको भी याद रखना, कभी कभी मान लो दे देंगे तो पूछ सकते हैं कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर तो ये है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर ये है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ये है। लेकिन कभी कभी दे देंगे कि एथिलीन जो है, मतलब दोनों रूप में काम कौन करती है करके मान लो दे देंगे। ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी होते हैं, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, लेकिन इनहिबिटर ज्यादा होते हैं, इसीलिए इसको अवरोधक वाले ग्रुप में रखा गया है, किसको, एथाइलिन को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहला हार्मोन है ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन के बारे में जाने। ऑक्सिन तनों और जड़ों के बढ़ते शीर्षों द्वारा उत्पादित होते हैं, जहां से भी अपनी क्रियाशील क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाते हैं। मतलब देखो क्या होती है, ज्यादातर जो स्टेम का जो टर्मिनल एंड होता है, मतलब शीर्ष वाला जगह या तो फिर जड़ों का, तो इस वाले जगह में उत्पादित होते हैं। और जहां पर क्रियाशील क्षेत्रों, क्रियाशील का मतलब जहां पर वो काम करती है वहां तक क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इसको याद रखना। ऑक्सिन जो है ग्रीक वर्ड है, ऑक्सिन का मीनिंग होता है ग्रो। ऑक्सिन का मीनिंग क्या है, ग्रो होती है। ठीक है, ऑक्सिन के बारे में जानेंगे हम लोग बहुत सारी चीज। ऑक्सिन के बारे में जानते हैं, यहाँ पर एक चीज जानते हैं बायो एसे के बारे में, मतलब इसका जैव परीक्षण तो आता है ना, जैव परीक्षण, जैव परीक्षण को जानते हैं।
तो इसके लिए हम लोग एविना कर्वेचर टेस्ट करते हैं, एविना कर्वेचर टेस्ट। एविना कर्वेचर टेस्ट का मतलब होता है कि पौधे जहां पर मुड़ते हैं ना, मतलब जहां पर पौधे जो बेंड होती है ना, बेंड होने वाली जगह पर ही इन लोग क्या होते हैं, बनते हैं, इसीलिए एविना कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब वक्रता जहां पर बनती है ऐसे मुड़ी हुई, है ना, उसी जगह को हम लोग परीक्षण करेंगे तो ऑक्सिन के बारे में जान जाएंगे। तो ऑक्सिन के लिए जो जैव परीक्षण होता है एविना कर्वेचर टेस्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होती है। चार्ल्स डार्विन और उसके पुत्र फ्रांसिस डार्विन ने देखा कि कैनरी घास के कोलियोप्टाइल एक तरफा प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करते हुए प्रकाश स्रोत की ओर बढ़ते हैं, तो फोटोट्रोपिज्म कहलाती यही, है ना। यह निष्कर्ष निकाला गया कि कोलियोटाइप का सीरा पूरे कोलियोटाइप के मुड़ने का कारण बनती है। मतलब देखे हम लोग इसको, हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखे। चार्ल्स डार्विन था, फ्रांसिस डार्विन ने क्या किया कि कैनरी घास लिया गया था, उसमें जब हम इधर को ऐसे काट देंगे, इसको कट करेंगे, तो देखना जिधर की ओर से लाइट आती रहेगी, जैसे लाइट इधर से आ रही है लाइट, तो लाइट की ओर में क्या होता है, ये बेंड करता है, तो लाइट की ओर में बेंड करती है। वही बात को इसने बताया कि यह निष्कर्ष निकाला कि ये वाला लाइन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना इस निष्कर्ष से, कि कोलियोप्टाइल का सीरा, सीरा मतलब टर्मिनल एंड, पूरे कोलियोप्टाइल के मुड़ने का कारण बनता है, उसका सीरा। ठीक है, देखो क्या होता है, जैसे हम लोग इसको काट देंगे और यहाँ पर है ना जेल लाइक स्ट्रक्चर, एलोवेरा जेल लगा दिए यहाँ पर, है ना, एलोवेरा, यहाँ पर एलोवेरा जेल लगा दिए ताकि सूखे मत करके, है ना। तो उसके बाद में कुछ दिन के बाद में देखे और इधर से लाइट दे रहे हैं, मतलब खिड़की के सामने रख दिए जहां से लाइट इंटर कर रहा है, तो क्या होता है इसी की ओर में बेंड करता है ना, इसी की ओर में क्या करने लग जाता है, बेंड। तो मान के चलो बेंडिंग करवाने का काम किसका का है, ऑक्सिन का। तो वहां पर से संश्लेषित किया गया ऑक्सिन को, है ना, तो दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा किया गया यहाँ पर, तो कौन से साइंटिस्ट के द्वारा, तो एफ डब्ल्यू वेंट के द्वारा। तो एफ डब्ल्यू वेंट नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको एक्सट्रैक्ट किया। इन लोगों ने सिर्फ ये बताया था, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने, कि कैनरी घास में जैसे हम ऐसे कुछ चीज को हम कट करेंगे तो क्या होगा, कोलियोप्टाइल उधर की ओर ही, मतलब प्रकाश की ओर ही मोड़ने की कोशिश करेगा। तो उसके बाद उन लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि कोलियोप्टाइल का सिरा पूरे कोलियोप्टाइल के मोड़ने का कारण बनता है। कोलियोप्टाइल का मतलब जो ऊपर की ओर में रहती है, जिससे तना बनती है वो। ठीक है, एक होती कोलियोराइजा, एक होती कोलियोप्टाइल। तो कोलियोप्टाइल तने वाले भाग वाले को बोलते हैं। ठीक है, एफ डब्ल्यू वेंट ने, जय जानते हैं जई ओट, ओट होता है ये जई, जई के अंकुरों के कोलियोप्टाइल के सिरों से ऑक्सिन को पृथक किया। देखो है ना, किसने कहाँ से किया वो भी जानना है हमें। तो एफ डब्ल्यू वेंट ने जई के अंकुरित कोलियोप्टाइल, अंकुरित का मतलब जो ऊपर की ओर तने जैसा निकला हुआ रहता है ना, अंकुरित चना वगैरह खाए रहते हैं तो ऊपर की ओर जो निकला रहता है शुरू में, तो ऐसे ही जई के अंकुरों के कोलियोप्टाइल के सिरों से ऑक्सिन को निकाला गया किसके द्वारा, एफ डब्ल्यू वेंट के द्वारा। तो इसको याद रखना भाई, है ना, ऑक्सिन को किसने एक्सट्रैक्ट किया करके क्वेश्चन पूछेंगे। देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की खोज वगैरह के बारे में बात करेंगे, तो खोज किया है चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने, लेकिन एक्सट्रैक्ट करने वाली जो बात आती है ना, पृथक करने वाली, तो पृथक किसके द्वारा किया गया है, तो एफ डब्ल्यू वेंट के द्वारा किया गया है। बात को हमें याद रख लेना है। ठीक है, दूसरा, ऑक्सीजन को सबसे पहले मानव मूत्र से पृथक किया गया था। देखो यहाँ पर से तो है ना मिला था इसको, लेकिन सबसे पहले वाली जब बात आएगी ऑक्सीजन को निकालने का, तो ह्यूमन यूरिन से, है ना, इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था, ह्यूमन यूरिन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। ये भी बात याद रखना है, सर्वप्रथम करके बोले गए सबसे पहले। देखो यहाँ से तो निकाला ही गया, क्योंकि प्लांट के बारे में बात कर रहे थे तो प्लांट से निकाला गया, लेकिन ह्यूमन यूरिन के अंदर में भी ये सब चीजें मिलती है ना, ऑक्सीजन मिलता है, यहाँ से निकाला गया है। ठीक है, ये बात भी याद रखना है। इसके आगे और देखते हैं, इस वाले बात को याद रखना, एविना कर्वेचर टेस्ट जो है ना इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं। एविना कर्वेचर टेस्ट किसके लिए किया जाता है पूछते हैं, तो ऑक्सीजन के लिए किया जाता है। ए से ऑक्सीजन, ए से, है ना, अ से ऑक्सीजन, अ से एविना कर्वेचर टेस्ट याद रख लेना। ठीक है, अब देखना ऑक्सीजन के प्रकार। ऑक्सीजन दो प्रकार की होती है भाई, है ना। पहला, सबसे पहला कौन सी, प्राकृतिक ऑक्सीजन, जिसको पौधे में ही बनती है, और जिसको हम लोग बनाते हैं तो उसको सिंथेटिक ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है, प्राकृतिक ऑक्सीजन होती है, उदाहरण के लिए इंडोल 3 एसिटिक एसिड, मतलब IAA एंड IBA, इन दोनों लोग क्या होते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, दोनों क्या होते हैं, नेचुरल ऑक्सीजन होते हैं। नेचुरल ऑक्सीजन मतलब ये पौधे द्वारा ही संश्लेषित होते हैं। ठीक है, तो ये पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, तो पौधों में संश्लेषित होता है, पौधे से ही प्राप्त करते हैं। लेकिन दूसरा सिंथेटिक वाला है, तो सिंथेटिक वाले में क्या होता है, इसको बनाते हैं। तो कौन कौन से, तो नेप्थलिक एसिटिक एसिड है पहला,
दूसरा 2,4-D होती है ना, 2,4-D, इसी को हम लोग है ना 2,4-D एंड 2,4,5D, 5D, इसको हम लोग एजेंट ऑरेंज बोलते हैं, एजेंट ऑरेंज, एजेंट ऑरेंज है ना, एजेंट ऑरेंज बोलते हैं 2,4-D एंड 2,4,5D को हम लोग एजेंट ऑरेंज बोलते हैं, है ना, एजेंट ऑरेंज, एजेंट ऑरेंज, इसको याद रखना, एजेंट ऑरेंज बोलते हैं इसको ना। अमेरिका में युद्ध के दौरान इसको क्या किया गया था, यूज किया गया था, है ना, अमेरिकन अमेरिकन में युद्ध के दौरान यूज किया गया था, युद्ध के दौरान एजेंट ऑरेंज। देखना कभी कभी जब स्ट्राइक वगैरह कोई करते हैं तो वो धुंध वाला, धुआं छोड़ने वाला वो बॉम्ब जो रहता है ना उसको चालू कर देते हैं, या अश्रु गैस वाले आंसू आता है जिससे उसको चालू कर देंगे ताकि भीड़ कंट्रोल हो जाए करके। तो अमेरिका में है ना युद्ध के दौरान एजेंट ऑरेंज नाम का एक केमिकल का यूज किया गया था, जिसका कॉम्बिनेशन था 2,4-D एंड 2,4,5D था, है ना। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे हम लोग। तो ये क्या होते हैं, सिंथेटिक ऑक्सीजन होती है, जबकि है ना ये दोनों क्या होते हैं, नेचुरल ऑक्सीजन होते हैं, पौधों में ही बनते हैं। देखो जैसे पौधे हम लोग गमले में लगाए हैं तो जिधर से लाइट आ रही है उधर की ओर बेंड करने लग जाती है ना, तो ऑक्सीजन क्या करता है, बेंड करवाने का काम करता है। बाकी सब चीज का यहाँ पर फार्मूला और भी दिया गया है, देखना चाहे तो देख सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके आगे और देखें, सबसे इंपॉर्टेंट होता है सभी जितने भी प्लांट हार्मोन है सभी के काम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो कामों को देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से काम है ये। ठीक है, तो देखिए कार्य सबसे पहला, पौधे के प्रवर्धन के लिए तने की कलमों में जड़ निकलने की प्रक्रिया शुरू करना। देखो क्या होती है, ऑक्सीजन क्या करती है, रूट इनिशिएट करवाती है, रूट बनाती है। हम टिश्यू कल्चर में भी देखे थे, है ना, कि जब ऑक्सीजन साइटोकाइनिन दोनों में से दोनों को बराबर अनुपात में जब डालते हैं तो तो तना और जड़ दोनों एक साथ बनती है। यदि ऑक्सीजन को ज्यादा डालते हैं साइटोकाइनिन की तुलना में तो जड़ पहले बनती है रूट की तुलना में, ये सब चीज हम देखे थे, है ना। तो ये क्या करते हैं, रूट बनाती है। तो कैसे, जैसे हम लोग है ना गुलाब वगैरह का ऐसे कलम लगाते हैं, कलम कलम को ऐसे कट करके लगा रहे थे, यहाँ पर इंटर नोड वगैरह सब रहती है ना, ऐसा ऐसे। तो कलम को लेके आते हैं, एक टुकड़े को, लकड़ी का टुकड़ा, या बोल सकते हैं गुलाब के टुकड़े को लेके आएंगे, मिट्टी में लगाते हैं तो उससे से क्या बन जाती है, तो उससे बन जाती है नया पौधा बन जाती है। तो उस टाइम में रूट को इनिशिएट करवाने का जो काम करती है ना वो ऑक्सीजन करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरा, पहला काम तो यह हो गया, है ना। दूसरा काम क्या है, पुष्पों को बढ़ावा देना, उदाहरण के लिए अनानास, पुष्पों को बढ़ावा देना, उदाहरण के लिए कौन सा, अनानास। मतलब यहाँ पर हम याद रखेंगे ऑक्सीजन में क्या कर रही है, ऑक्सीजन यहाँ से याद रखेंगे अनानास, अनानास, तो अनानास में क्या करवाती है, पुष्पन। तो ए से ऑक्सीजन, ए से याद रखना कौन सा, अनानास, यहाँ पर सबको लिखेंगे। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में फल और पत्तों के झड़ने को रोकना, मतलब ये क्या करती है, हम जानते हैं कि देखो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है ये, तो ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक पत्ती वगैरह फल में ही लगे, मतलब पेड़ में ही लगे रहे, ये चाहती है। तो प्रारंभिक अवस्था में देखो फल के पके बिना यदि फल गिर जाएगा नीचे तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो फल को ना पकड़ के रखना है किसमें, पेड़ पौधों में। तो उसके लिए कौन काम करती है, तो वो काम करती है कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ना पकड़ के रखती है कि पत्ते वगैरह जो है अर्ली स्टेज में यानी कि प्रारंभिक अवस्था में न झड़े। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में फल, पत्ते यदि झड़ जाएंगे तो भाई बताओ, फल झड़ गए तो फिर कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्या मतलब, फल तो मिलेगा ही नहीं किसी को, और पत्ते झड़ गए तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं हो पाएगा। तो इसको रोकने का काम कौन करती है, ऑक्सीजन करती है। ठीक है, चौथा, अब नए पत्ते जो बनती है उसको तो रोक रही है, नए फल और नए पत्ते को, लेकिन पुराने वाले पत्तियों को ना झड़ाने की कोशिश करेगी, पुराने पत्तों और फलों के झड़ने को बढ़ावा देती है। ठीक है, ये दोनों लाइन तो एक दूसरे से कनेक्टेड ही है ना, समझ गए। पांचवा नंबर, पार्थिनोकार्पी प्रेरित करना, उदाहरण के लिए टमाटर, ये बात याद रखना भाई, यहाँ से है ना क्या करती है, दूसरा नंबर क्या है, टमाटर। मैं सभी एग्जाम्पल को यहाँ पर जो भी आता है आएगा ना उसको यहाँ पर लिखूंगा अलग से, इसको बस ये याद कर लोगे तो भी ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन में पुष्पन, ऑक्सीजन जो है पुष्पन करवाती है अनानास में, और ये टमाटर में क्या करती है, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़े थे, है ना, क्या पढ़े थे, पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फल का निर्माण होता है वही क्या है, पार्थिनोकार्पी। फल का निर्माण बोल रहा हूँ ना,
फल का निर्माण बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर बीज का निर्माण नहीं बोल रहा हूँ। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन फल का निर्माण होता है, अंडाशय से फल विकसित होते हैं, लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के फल होती है। ऐसे चीजों को प्रेरित करने का काम कौन करती है? ऑक्सिन। तो किसमें करती है? वो टमाटर में करती है, ठीक है। पांचवा छठवां नंबर और देखते हैं। इनका उपयोग खरपतवार के रूप में किया जाता है, जैसे 2,4-D का उपयोग है ना, द्विबीजपत्री खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। एक और काम देखते हैं इसका तीसरा। तो इस बार किसके रूप में यूज कर रहे हैं? यूज एस खरपतवार। खरपतवार नाशी का मतलब ये क्या करती है? द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री है ना, खरपतवार को नष्ट करती है। खरपतवार को क्या करती है? को नष्ट करती है, ये बात याद रखना। अरे जो है ना स्पेयर से डालते हैं ना, फिर उसके बाद कचरा पूरा मर जाता है ना, वही है ये 2,4-D। तो कचरे को मारने के लिए अनवांटेड जो वीड्स रहते हैं ना, अनवांछित जो कचरा रहता है ना खेत में, तो खेत में कचरा को हम लोग ऐसे निकाल के नहीं निकालते, तो इसको हम लोग इसको स्प्रे कर देंगे ना इसको 2,4-D के, तो वो कचरा मर जाएगा। तो कौन सा कचरा मरता है? द्विबीजपत्री खरपतवार को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग खरपतवार नाशी के रूप में किया जाता है। 2,4-D का उपयोग द्विबीजपत्री खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या करता है? यह एक बीजपत्री पौधों को प्रभावित नहीं करता है ना। बात यहाँ से क्वेश्चन देने का चांस है भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे? कि जब ऑक्सिन का यूज द्विबीजपत्री पत्री खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है, जबकि एक बीजपत्री को नहीं, एक बीजपत्री को नहीं मार सकता है, को नहीं मारता। तो 2,4-D का जब भी यूज करेंगे खरपतवार नाशी के रूप में करेंगे, लेकिन एक बीजपत्री जो रहेगी वो जो है प्रभावित नहीं होगी, उसको नहीं मारेगा, ठीक है। इसका उपयोग खरपतवार मुक्त लॉन तैयार करने के लिए किया जाता है ना। सीधी सी बात है, लॉन वगैरह जो गार्डन वगैरह में जो लॉन रहता है ना, मतलब जिसमें हम लोग वांटेड फलों को या जो बोल सकते हैं फूल पत्तियों को लगाए हैं, मतलब एक लाइन में क्यारी बनाए हैं हम लोग, तो क्यारी बनाए हैं तो उसमें इधर उधर छोटा छोटा वो सब उग जाता है ना, जो अनवांटेड वीड्स बोलते हैं जिसको, मतलब अवांछनीय खरपतवार। तो उसको वो सब तैयार करने के लिए, मतलब बिना खरपतवार के लॉन तैयार करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करती है? ये कौन सा नंबर था? ये 7 नंबर था यहाँ से। उसके बाद में 8 नंबर देखते हैं। जाइलम विभेदन को नियंत्रित करता है और कोशिका विभाजन में सहायता करता है। जाइलम विभेदन मतलब जाइलम के अलग अलग पार्ट होते हैं। जाइलम के 4 भाग हैं, ठीक है। जाइलम ट्रैकेट, वेजल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, 4 पार्ट होती है। तो जाइलम शुरू में बनते तो जाइलम एक ही टाइप की रहती है, लेकिन बाद में वो विभेदित हो जाती है। 4 अलग अलग प्रकार की जाइलम बनती है, उसको विभेदन करने में ऑक्सिन काम करता है। उसके अलावा कोशिका विभाजन में भी सहायता करता है ना, तो कोशिका विभाजन को भी याद रखना। तो ऐसे 9 काम याद रखना, उसमें से ये जो है ना इम्पोर्टेंट है। ऑक्सिन जो है ये सब चीज होती है ऑक्सिन के लिए। और ये 4 बात इसको भी याद रखना। एविना कर्वेचर टेस्ट होता है इसके लिए, कर्वेचर टेस्ट। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ज्यादा कुछ नहीं है ऑक्सिन में। ए से ऑक्सिन, ए से अनानास याद रखना। इसमें पुष्पन करवाती है, टमाटर में पार्थिनोकार्पिक करवाती है, खरपतवार के रूप में यूज होती है जो द्विबीजपत्रियों को नष्ट करती है, एक बीजपत्री को नहीं मारती, एविना कर्वेचर टेस्ट होती है। तो ऐसे कुल मिलाकर 4 काम है ना बेसिकली याद रखना किसके? ऑक्सिन के, है ना, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके आगे और देखते हैं। और भी है ना इसमें, है ना, और इम्पोर्टेंट बात आती है कौन सी? उच्च पौधों में बढ़ती हुई शीर्ष कली पार्श्व या अक्षी कलियों की वृद्धि को रोकती है, इसे शीर्षस्थ प्रभुता कहा जाता है। देखो ये जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है एनसीईआरटी ने, क्या कि एपाइकल डोमिनेंसी करती है। एपाइकल डोमिनेंसी का मतलब ये है कि जैसे प्लांट में ये वाला टर्मिनल इंड होता है, टर्मिनल, है ना, मतलब ये अंत्यस्थ सिरा है, और यहाँ पर, तो ये क्या चाहती है कि जो ऑक्सिन क्या चाहती है कि पार्श्व कलिका ज्यादा बनना चाहिए, पार्श्व कलिका, ठीक है। पार्श्व कलिका एपिकल डोमिनेंसी, देखो क्या होता है कलिकाओं, कुछ पौधों की बढ़ती हुई शीर्ष कली या पार्श्व, है ना, कली पार्श्व अच्छी कलियों की वृद्धि को रोकती है, इसे क्या करता है? शिखाग्र प्रधानता कहते हैं। मतलब देखना, ये जो पार्श्व कली है ये वाली, इसको बनने नहीं देती है, तो बनेगी नहीं तो क्या होगा? एपिकल डोमिनेंसी करेगा। मतलब ये जो है ना यहाँ पर ऐसे, ये यहाँ पर एपिकल डोमिनेंसी शो करेगा, मतलब अपर जाना चाहेगा, अपर की ओर में जाना चाहेगा, ऊपर की ओर जाना चाहेगा। एपिकल डोमिनेंसी का मतलब ये होता है शीर्षस्थ प्रधानता, बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं?
शीर्षस्थ प्रधानता, शीर्षस्थ प्रधानता को प्रमोट करती है, प्रमोट करती है। मतलब एपाइकल डोमिनेंसी को शो करेगी, लेटरल बर्ड्स वगैरह बनने नहीं देगी। देखना जैसे यहाँ पर एपाइकल बर्ड्स को रिमूव कर दिया गया है, लेटरल ब्रांचेस बन रही है, लेटरल ब्रांचेस यहाँ से देखो बन रही है। ऊपर वाले ऊपर को हम काट देंगे, जैसे मान लो ये सीधा जा रहा था, सीधा सीधा, अब हम ऊपर वाले हिस्से को काट दिए, काटे तो क्या हुआ, ऐसे जा रहा था, ऊपर वाले ऐसे काट दिए तो इधर से तैयार होने लग जाएगा ब्रांचेस। ठीक है, तो एपाइकल डोमिनेंसी करती है ये, मतलब आगे की ओर जाने का बारे में सोचती है। टहनियों के सिरों को हटाने या कटाई से पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि होती है। इसका प्रयोग चाय बगानों और बाड़ बनाने में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, है ना। देखो क्या होती है, ऑक्सिन जो रहेगी एक्सिलरी बर्ड डोरमेंट्स डेसिपिएंट आउटग्रोथ दी साइटोकाइनिन्स, है ना। देखना इधर ऑक्सिन क्या चाहती है कि एपाइकल डोमिनेंसी हो, मतलब शीर्षस्थ प्रधानता हो, यही चाहती है। लेकिन हम लोग उसको ऊपर ऊपर को यदि कट कर देंगे, शीर्षस्थ वाले भाग को कट कर देंगे, तो बताओ कट करेंगे तो यहाँ से ऐसे इसको कट कर दिए तो बताओ यहाँ से ऐसे इधर लेटरल बर्ड्स बनने लग जाएंगे, लेटरल बर्ड से ब्रांचेस आने लग जाएगी। और इसी का उपयोग फिर चाय वगैरह के बगानों में, है ना, या बाड़ बनाने में, हेज मेकिंग में किया जाता है ना। हेज मेकिंग, हेज मेकिंग, हेज मेकिंग का मतलब होता है पौधे को घना करना, घना करने के लिए। जैसे गार्डन में भी देखे होंगे ऐसे गोल सा कटा हुआ रहता है ना गार्डन वगैरह में, तो उसमें क्या रहता है, ऊपर ऊपर वाले भाग को काट देते हैं ताकि लेटरल लेटरल साइड में क्या आते रहे, ब्रांचेस आते रहे और पौधे को घना कर दे। तो ये कौन करती है, तो ऑक्सिन जो है एपेकल डोमिनेंसी शो करती है। लेकिन एपेकल डोमिनेंसी को यदि हम कट कर देंगे तो साइड साइड में, है ना, बाग वगैरह में क्या बनाने के लिए, हेज मेकिंग करने के लिए। क्यों, क्योंकि देखो चाय का क्या यूज होता है, पत्ती, तो हम चाहते हैं पत्ती ज्यादा ज्यादा आए। तो पत्ती ज्यादा आने के लिए देखो ये पहले एक ही ब्रांच था यहाँ पर, अब दो ब्रांच हो गए, दो के बाद में ऐसे चार हो गए, चार के बाद में छह। तो जितना ज्यादा ब्रांचेस रहेगा उतनी ज्यादा पत्तियां रहेगी, और जितना ज्यादा पत्तियां रहेगा उतना ज्यादा ही इसका प्रोडक्शन या उत्पादन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखना है। एपाइकल बर्ड इंटैक्ट, एपाइकल बर्ड रिमूव वगैरह जो है ए और बी में यहाँ पर दिया है। एपाइकल बर्ड का मतलब ऊपर में जो ये बर्ड बना था उसको रिमूव कर दिया है ना, और उसकी वजह से साइड साइड से ब्रांचेस आने लग जाती है। तो है ना, ऑक्सिन करती है, एपाइकल डोमिनेंसी शो करती है। लेकिन हम चाहते हैं एपाइकल डोमिनेंसी ना करे, इसके लिए ऊपर को कट कर देंगे तो साइड साइड से ब्रांचेस बनने लग जाती है। ठीक है, इसके आगे और देखें तो पहला हो गया जिब्रेलिन, है ना। कभी भी क्वेश्चन पहला हो गया ऑक्सिन, कभी भी क्वेश्चन आया कि एपाइकल डोमिनेंसी कौन शो करवाती है वाला क्वेश्चन पूछेंगे तो ऑक्सिन करवाती है ना, ये बात याद रखना। एपाइकल डोमिनेंसी शो कौन कराती है, शो, तो ये कराती है कौन, ऑक्सिन। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर और भी जो बात बताया मैंने, है ना, इसको भी याद रखना है हमें। ठीक है, इसके आगे देखते हैं जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन जो है अम्लीय पीजीआर है। अम्लीय का मतलब ये जो एसिडिक होती है ना, इसका पीएच की बात करेंगे तो एसिडिक पीएच होती है इसमें, जिब्रेलिन में। ई कुरोसोवा ने स्वस्थ धान के पौधे पर जिब्रेला फिजियोकराई, एक कवक जो धान के बकाने रोग या मूर्ख अंकुरण का कारण बनता है, के रोगाणु रहित निस्पंदित द्रव का प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप पौधों में बकाने रोग के लक्षण दिखाई दिए। बाद में सक्रिय पदार्थों की पहचान जिब्रेलिक अम्ल के रूप में की गई। मतलब देखो क्या था, बकानी इन्फेक्शन इन द फील्ड ऑफ द सोइंग इलोंगेशन एंड द सस्टेंडेड ऑफ द राइस प्लांट। देखो क्या होता है कि जब ये मान लो राइस प्लांट था, है ना, राइस प्लांट है, राइस प्लांट। अब कुछ जो स्वस्थ पौधे थे, मान लो ये क्या है, हेल्दी प्लांट था, हेल्दी प्लांट। ठीक है, ये स्वस्थ पौधा था। एक जो था जिसमें सस्टेंडेड ग्रोथ था, सस्टेंडेड ग्रोथ का मतलब देखो इसमें क्या था, हेल्दी प्लांट मतलब इसका जो ग्रोथ है नॉर्मल है ना, इसका ग्रोथ क्या है, नॉर्मल, ग्रोथ क्या है, नॉर्मल है। और एक जो है इसमें क्या हो गया, ग्रोथ जो है सस्टेंडेड हो गया, ग्रोथ रुक गया है, ग्रोथ रुका है। तो ग्रोथ रुकने का कारण क्या था, तो यहाँ पर आया था एक कवक, है ना, कौन सा, तो यहाँ पर जिब्रेला फ्यूजिकोराई नाम का एक कवक था, है ना, जिब्रेला, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, फ्यूजिकोराई, जिब्रेला फ्यूजिकोराई नाम का कवक था। तो वह क्या करता था, बेकेने डिजीज रोग करता था। बेकेने, बेकेने का मतलब होता है सस्टेंडेड ग्रोथ, मतलब ये जो है ना, देखो यहाँ से हम देख भी सकते हैं छोटा 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 छोटा, मतलब ग्रोथ नहीं हो पा रहा था।
और जिसकी वजह से हो रहा था ये जिब्रेला फ्यूजिकुराई नाम का है ना कवक था, उसकी वजह से हो रहा था। अब इसने क्या किया कि इस यहाँ पर जो था इसमें से उसने क्या किया, फिल्ट्रेट निकाला। किसने? ई कुरोसावा नाम के साइंटिस्ट ने। फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट का बोलते हैं निस्यंदन। तो निस्यंदन करने के बाद में इसको ना स्वस्थ प्लांट में डाला गया, स्वस्थ प्लांट। तो स्वस्थ प्लांट में भी क्या हो गया, यही बैकेने डिजीज हो गया। बैकेने, बैकेने का मतलब सस्टेंडेड ग्रोथ होता है, मूर्खता बीमारी बोलते हैं जिसको, है ना। तो वही वाला देखो यहाँ पर मूर्खता हो गया, मूर्ख अंकुरण का कारण बनते। मूर्ख अंकुरण का मतलब जितना अंकुरित होना चाहिए उसको उतना नहीं हो पाएगा, वो सस्टेंडेड ग्रोथ हो जाएगा। तो सस्टेंडेड ग्रोथ करवाने के लिए कौन रहती है, मतलब ग्रोथ को कम कर देगा, तो कौन करती है, जिब्रेला फ्यूजिकुराई नाम का कवक करती है। ठीक है। अब क्या किए, इसने देखा, रिसर्च करना चाहा कि एक्चुअल में क्यों हो रही है। तो इसके निस्यंदन को स्वस्थ प्लांट में डाले, तो स्वस्थ प्लांट में भी क्या हो गया, बैकेने डिजीज हो गया। बैकेने का मतलब जो कवक की वजह से हो रहा था, कौन से कवक, जिब्रेला फ्यूजिकुराई नाम का कवक के द्वारा हो रहा था। फिर बाद में उसी को सक्रिय पदार्थों की पहचान की गई और जिब्रेलिक अम्ल के रूप में उसको निकाला गया। ठीक है। कवक और उच्च पौधों में लगभग 100 से अधिक जिब्रेलिन GA1, GA2, GA3 आदि पाए गए हैं। जिब्रेलिक अम्ल GA3 या टर्पेन्स, है ना, सबसे पहले खोजे गए और सबसे अधिक गहनता से अध्ययन किए गए जिब्रेलिन में से एक है। ना, ये बात याद रखना कि जिब्रेलिन की खोज तो हुई है बहुत सारी, लेकिन ये GA3 को याद रखना भाई, है ना। निम्न में से कौन सी जिब्रेलिन जो है ना, उसी की खोज, मतलब उसी वही ज्यादा कंटेंट है या ज्यादा मात्रा में है करके पूछेंगे तो कौन सा है, GA3। और ये क्या होती है, टर्पिन्स होती है एक्चुअल में, टर्पिन्स। टर्पिन्स क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग पढ़े हुए रहते हैं टर्पिन्स के बारे में। ठीक है, वहां से देखना है कि क्या होती है टर्पिन्स जो है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं टर्पिन्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। चलो ये भी बता दिया। वहां पर एक है ना, दो दिया है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में होते हैं कौन, टर्पिन्स। वही टर्पिन्स है GA3 वाली। ठीक है, जिब्रेलिक अम्ल में इतने सारे जिब्रेलिक अम्ल है 100, लेकिन उसमें से GA3 जो है ना सबसे पहले खोजे गए और सबसे अधिक गहनता से अध्ययन किए गए जिब्रेलिन में से एक है। सबसे ज्यादा रिसर्च इसी के ऊपर हुआ, GA3 के ऊपर। ठीक है, तो ये जिब्रेलिन है। आगे देखते हैं जिब्रेलिन में कार्य इसके। तो सबसे पहला कार्य देखते हैं, ये अक्ष की लंबाई बढ़ाते हैं, इसलिए इनका उपयोग अंगूर के डंठलों की लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है। अक्ष की लंबाई मतलब भाई देखो, है ना, ये ग्रेप्स दिखाई दे रहा है यहाँ पर, है ना, अंगूर। ठीक है, तो खाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए अंगूर है ये। अंगूर जब फलती है तो ऐसे डाली में लगी हुई रहती है, ऐसे अंगूर को ऐसे इधर से पकड़ते हैं, इधर पूरा नीचे तक ऐसे लमा रहता है ना अंगूर। तो अंगूर के जो डालियां जितना ज्यादा होगी उतना ज्यादा अंगूर आएगा। तो अक्ष की लंबाई को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है किसका, है ना, अक्ष की लंबाई। अक्ष की लंबाई मतलब जहां से वो पूरा लगा हुआ रहता है वहां से। तो जब बताओ इसकी लंबाई को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अंगूर की लंबाई या डंठल को जब बढ़ाएंगे तो अंगूर ज्यादा ज्यादा लगेंगे, है ना। तो इसके जिब्रेलिन के काम में एक कौन हो गया, अंगूर। ठीक है, अंगूर के डंठल की लंबाई को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। दूसरा, सेब जैसे फलों को लंबा करने और उसके आकार को बेहतर बनाने के लिए। दूसरा किसके ऊपर काम कर रहा है, ये सेब के ऊपर। तो सेब जो है नॉर्मल शेप एंड साइज के आना चाहिए, तो उसके लिए भी कौन से हार्मोन है, जिब्रेलिन हार्मोन। तो नॉर्मल शेप वगैरह या उसके फल को लंबा करना है तो उसके लिए कौन सा हार्मोन है, जिब्रेलिन। ठीक है, उसके अलावा ये फलों के पकने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं, इसलिए फलों के पेड़ों पर ही रहने दिया, इसलिए फलों को पेड़ों पर ही रहने दिया जा सकता है, जिससे बाजार में उनकी बिक्री की अवधि बढ़ जाती है। देखो जिब्रेलिन जो है क्या करती है, ये ना पकती जो है ना, पकने के लिए रिस्पॉन्सिबल एथाइलिन हार्मोन होती है। लेकिन जिस टाइम में पकने की जो प्रक्रिया होती है ना, बीटा गैलेक्टोनिडेज एंजाइम होती है पकने के लिए, तो जो पकाती है ना वैसे प्रक्रिया को क्या कर देती है, स्लो कर देती है। तो बताओ, है ना, पकाने की क्रिया क्या हो जाएगी, पकाने की क्रिया, क्रिया को क्या कर देती है, स्लो करती है। तो पकाने की क्रिया को स्लो करती है किसके, फ्रूट के। फ्रूट का मतलब क्या है, फल। फलों के पकाने की क्रिया को स्लो कर देगी। तो बताओ मार्केट में ज्यादा ज्यादा समय तक वो रहेगा कि नहीं रहेगा, तो बाजार में उपलब्ध रहेगा ये, उपलब्ध कैसे। तो भाई देखो बताओ, एक साथ यदि सभी फल पक जाएंगे तो सभी को एक साथ लाना पड़ेगा, और नहीं बिक्री हुआ तो खराब हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये फलों के पकने की प्रक्रिया को ही धीमी कर देता है, इसलिए फलों को पेड़ पर ही रहने दिया जाता है, जिससे बाजार में उनकी बिक्री की अवधि बढ़ जाती है। ठीक है, उसके अलावा और देखते हैं। चौथा नंबर, GA3 का उपयोग शराब बनाने के लिए उद्योग में माल्टिंग प्रक्रिया, इंपॉर्टेंट है, माल्टिंग और बोल्टिंग।
माल्टिंग और दूसरा क्या है बोल्टिंग। माल्टिंग बोल्टिंग, एमबीजी से याद रखना, जीबीएम से याद रखना, जीबीएम से याद रखना इसको। जिब्रेलिन माल्टिंग एंड बोल्टिंग कराती है। माल्टिंग एंड बोल्टिंग, माल्टिंग और बोल्टिंग का मतलब क्या देखो, GA3 का उपयोग शराब बनाने के उद्योग में किया जाता है। माल्टिंग प्रक्रिया को तेज करने के लिए किया जाता है। माल्टिंग का मतलब ये होता है रेस्पिरेशन। मतलब देखना, हम जानते हैं ईस्ट द्वारा क्या होती है, किण्वन। ईस्ट द्वारा क्या होती है, किण्वन। और ईस्ट द्वारा जब किण्वन होती है तो क्या बनती है, एथेनॉल। क्या बनती है, एथेनॉल। और एथेनॉल ही क्या है, शराब है। तो इसमें क्या करती है, ईस्ट के रेस्पिरेटरी जो रेट होती है ना, रेस्पिरेटरी रेट उसी को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट के बढ़ने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, माल्टिंग। तो माल्टिंग का मतलब क्या होता है कि ईस्ट के रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देंगे तो ये किण्वन ज्यादा ज्यादा तेजी से करने लग जाएगा, मतलब एथेनॉल प्रोडक्शन जल्दी जल्दी करने लग जाएगा। तो माल्टिंग प्रक्रिया को ये क्या करती है, बढ़ाती है ना, उसको हम लोग बोलेंगे जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन माल्टिंग प्रोसेस को बढ़ाती है, याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माल्टिंग बोल्टिंग वर्ड से यूज है ना, बोल्टिंग वाला भी वर्ड आएगा देखना इसमें। गन्ना अपने तनों में शर्करा संग्रहित करता है। गन्ने की फसल पर जिब्रेलिन का छिड़काव करने से तने की लंबाई बढ़ती है। इससे प्रति एकड़ 20 टन उपज में वृद्धि होती है ना। इस क्वेश्चन को दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, है ना, एक्सपेक्टेड, कि गन्ने की फसल में हम लोग क्या चीज का छिड़काव करते हैं तो 20 टन प्रति एकड़ बढ़ जाता है। कौन से हार्मोन का करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो जिब्रेलिन हार्मोन का। कौन से हार्मोन का, जिब्रेलिन। जब गन्ने को लगाए रहते हैं हम लोग तो विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर में, यदि वो छोटा छोटा हो गया रहता है 1 महीने के अंदर में, उसी टाइम में जिब्रेलिन का छिड़काव करेंगे, जो प्रोजिब नाम से आता है मार्केट में। जो कृषि केंद्र रहते हैं ना वहां पर प्रोजिब नाम से, कौन से नाम से, प्रोजिब। तो प्रोजिब को यदि हम लोग डालेंगे स्पीयर में करके सभी गन्ने के पौधे में, तो 20 टन प्रति एकड़ बढ़ेगा। 20 टन का मतलब 1 टन में कितने क्विंटल होते हैं, 10 क्विंटल। ठीक है, 10 क्विंटल बराबर 1 टन होता है। तो 20 टन बढ़ जाएगा, मतलब 200 क्विंटल बढ़ जाएंगे। 200 क्विंटल को हम लोग 500 रुपए से भी इंटू करें तो 5 दूनी 10, 1 लाख रुपए का बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। तो इसीलिए याद रखना कि 20 टन प्रति एकड़ बढ़ाने के लिए गन्ने की जो भी खेती करते हैं, ज्यादातर हम अपने हमारे छत्तीसगढ़ में बात करें तो हमारा एरिया में ही गन्ने की खेती होती है ज्यादातर, है ना, ज्यादातर बोल रहा हूँ, कुछ जगहों में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ज्यादातर हमारे एरिया में, मतलब कवर्धा रीजन में होती है, कवर्धा पंडरिया क्षेत्र में। ठीक है, तो गन्ने की फसल की जहाँ भी खेती होगी वहां पर ये प्रोजीप को डालेंगे तो वहां पर फसल की जो प्रति एकड़ जो उपज है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा ये कौन सा नंबर का था, है ना, ये चौथा नंबर। उसके बाद ये 5वां नंबर का कार्य है इसका, जिब्रेलिन का। उसके बाद में और देखते हैं 6वां नंबर। 9 शंकुधारी वृक्षों पर जीए गैस का छिड़काव करने से परिपक्वता की अवधि तेज हो जाती है, इससे जल्दी बीज उत्पादन होता है। ठीक है, जो भी शंकुधारी वृक्ष है उसमें यदि जिब्रेलिन का छिड़काव करेंगे ना, क्या होती है, बीज जल्दी जल्दी उत्पादन होने लग जाएंगे, है ना, और बीज जल्दी बन जाएगा, और क्योंकि उसका परिपक्वता वाला एज जल्दी आने लग जाएगा। ठीक है, तो कई जगह में यही काम करते हैं कि पेड़ को जल्दी परिपक्व कर देते हैं, मतलब जितना नेचुरली रूप से होना चाहिए उतना नहीं हो पाता, तो है ना, इसको क्या करते हैं, सिंथेटिकली रूप से उसको क्या करते हैं, बीज उत्पादन के लिए जल्दी से परिपक्वता लाने के लिए जिब्रेलिन का छिड़काव किया जाता है। उसके अलावा 7वां नंबर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, है ना, ये चुकंदर गोभी, और तीसरा कौन है, रोजेनेटी फैमिली वाले। तो चुकंदर गोभी और कई रेजनेटी नुमा पौधों में फल आने से ठीक पहले आंतरिक नोड के बढ़ने, मतलब बोल्टिंग प्रोसेस, बोल्टिंग के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। बोल्टिंग मतलब देखो क्या होती है, ये यहाँ पर ऐसे नोड लगे हुए रहते हैं, ये है ना, ये पूरा ऐसा रहता है, बीच बीच में यहाँ पर इंटर नोड्स रहते हैं, नोड और बीच बीच में इंटर नोड। तो क्या होती है यहाँ पर, इसको अंतः पर्व जो होती है ना, अंतः पर्व के दीर्घीकरण, अंतः पर्व के दीर्घीकरण को बढ़ावा देते हैं। अंतः पर्व के दीर्घीकरण को बढ़ावा देना ताकि वो लंबाई प्राप्त कर सके, है ना, प्रॉपरली लंबाई प्राप्त कर सके। अंतः पर्व के दीर्घीकरण, इसको अंतः पर्व के दीर्घीकरण के लिए एक वर्ड यूज किए हैं, बोल्टिंग। और ये कब होती है, तो ये पुष्पन से पहले, पुष्पन से पहले अंतः पर्व के दीर्घीकरण
को बढ़ावा देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर बताया माल्टिंग और बोल्टिंग। तो बोल्टिंग का मतलब होता है अंतःपर्व का दीर्घीकरण पुष्पन से पहले, जबकि माल्टिंग का मतलब होता है रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाना। तो रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाना क्या है, माल्टिंग, जबकि बोल्टिंग क्या है, इंटरनोड इलोंगिनेशन है, मतलब बोल सकते हैं अंतःपर्व का दीर्घीकरण है ये, ठीक है। तो ये भी करती है। तो कौन कौन से पौधों में, तो पत्ता गोभी है ना, गोभी में, चुकंदर गोभी, और इसमें कई रोजेट नुमा पौधों में, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं, ये गन्ना है, ये जो है गोभी, पत्ता गोभी, ठीक है, पत्ता गोभी में चुकंदर और कोई रोजेटी नुमा। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है नीट में, तो जानते हैं इसके बारे में। जिब्रेलिन। अगला है साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन के बारे में हो गया। अगला है साइटोकाइनिन। तो प्रोफेसर स्कूग नाम के साइंटिस्ट ने, प्रोफेसर स्कूग और उनके सहकर्मियों ने देखा कि तंबाकू के तनों के अंतर नोडल खंडों से प्राप्त कैलस अविभेदित कोशिकाओं का समूह। कैलस किसको बोलते हैं, हम लोग टिश्यू कल्चर में पढ़े हुए रहते हैं। कैलस क्या होती है जानते हैं, अनमोडिफाइड टिश्यू होती है। कैलस वर्ड से ना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनमोडिफाइड टिश्यू। मैं वहां पर भी बोला था क्या, कि जो कोई डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ रहता, ऐसे टिश्यू को हम लोग कैलस बोलते हैं। कैलस का मतलब ग्रुप ऑफ टिश्यू ऐसे, और ग्रुप ऑफ टिश्यू है ये, ग्रुप ऑफ टिश्यू। लेकिन कैसे ग्रुप ऑफ टिश्यू है ये, अनडिफ्रेंशिएटेड है। अनडिफ्रेंशिएटेड, अनमोडिफाइड या अनडिफ्रेंशिएटेड, अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब हम यहाँ पर से ना देख के हम लोग ये नहीं बता सकते कि कौन क्या बनाएगा, मतलब कौन रूट बनाएगा, कौन स्टेम बनाएगा, कौन क्या बनाएगा, कुछ नहीं बता सकते। तो कैलस वही होती है। तो कैलस के बारे में वहां पर भी मैं बोला था यही बात को, ठीक है। तो देखना, जब पोषक माध्यम में संवहनी ऊतकों के अर्क, खमीर का अर्क, नारियल का दूध या डीएनए मिलाया जाता है ना। यहाँ से देखना कि पोषक तत्व तैयार करते हैं कौन कौन सी चीज मिलाते हैं, क्वेश्चन डेफिनेटली मिलता है टेस्ट में, देखना, है ना। कि देखना क्या, कि अविभेदित कोशिकाओं का समूह का प्रसार तभी होता है जब पोषक माध्यम, पोषक माध्यम का मतलब जैसे हम लोग टिश्यू कल्चर करते हैं, तो यहाँ पर क्या डाला हुआ है, कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम, तो कल्चर मीडियम बनाने में क्या क्या चीजों का यूज किया जाता है उसको जानते हैं हम लोग। तो देखना यहाँ पर माध्यम में संवहनी ऊतकों के अर्क, संवहनी ऊतकों के अर्क मतलब वेस्कुलर टिश्यू के अर्क, ठीक है, पहला। दूसरा चीज खमीर का अर्क, खमीर का मतलब ईस्ट, ईस्ट का अर्क, मतलब अर्क का मतलब टुकड़ा या उसी का भाग होता है, ठीक है। तीसरा कौन सा, नारियल दूध, नारियल का दूध या डीएनए, नारियल का दूध या डीएनए, नारियल का दूध या नारियल का डीएनए, इन सब को मिला के ना क्या तैयार किया हुआ रहता है, कल्चर मीडियम। तो कल्चर मीडियम बनाने में यूज किया जाता है। तो इसको याद रखेंगे कि कौन कौन सी चीजें होती है, इसको याद रखना, ठीक है। बाद में स्कूग और मिलर ने सक्रिय पदार्थ की पहचान की, उसे क्रिस्टलीकृत किया, जिसे उन्होंने काइनेटिन नाम दिया। देखो शुरू में साइटोकाइनिन नाम नहीं दिया था, उन लोगों ने क्या, कौन सा नाम दिया था, काइनेटिन नाम दिया था। कौन सा नाम, काइनेटिन नाम दिया था, किसने, प्रोफेसर स्कूग एंड मिलर नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं साइटोकाइनिन की खोज, काइनेटिन N6 फुरफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन, एक एडेनिन का उत्पन्न, एडेनिन का एक उत्पन्न होती है जिसको हम लोग बोलते हैं N6 फुरफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन बोलते हैं, एडेनिन का उत्पन्न होती है कौन, काइनेटिन के रूप में ऑटोक्लेवेड हेरिंग शुक्राणु डीएनए से की गई। ऑटोक्लेव्ड हेरिंग शुक्राणु मतलब, ऑटोक्लेड एक मछली का नाम है, मछली, ऑटोक्लेड नाम का क्या है, एक मछली। तो मछली के हेरिंग, ऑटोक्लेड हेरिंग का मतलब एक मछली का नाम है, शुक्राणु के डीएनए से की गई थी। मतलब ये है कि काइनेटिन की जो खोज थी ना, सबसे पहले ऑटोक्लेव नाम की एक मछली थी, उसके शुक्राणु के डीएनए, शुक्राणु के अंदर में जो डीएनए रहता है ना, उसी से की गई था कि किसका, काइनेटिन का खोज। काइनेटिन प्राकृतिक रूप से पौधों में नहीं पाया जाता, ये बात याद रखना भाई, है ना। ये काइनेटिन जो होती है प्राकृतिक रूप से किसमें नहीं पाई जाती, पौधों में नहीं पाई जाती, फिर भी प्लांट हार्मोन है ये, ठीक है। देखते हैं कैसे काम करती है, तो उसके हिसाब से क्यों नाम दिया गया इसको। साइटोकाइनिन में देखें, जियाटिन मक्के के दानों और नारियल के दूध से प्राप्त, मक्के के दानों मतलब जो दाने को हम लोग, है ना, ये दाना है इसका मक्के का, प्लस नारियल दूध, मक्के के दाने प्लस नारियल दूध, इन दोनों से क्या बना है, जियाटिन, जिसमें साइटोकाइनिन
जैसी गतिविधियां होती है। तो देखो इसमें इन दोनों को मिलाने से साइटोकाइनिन जैसी गतिविधियां, मतलब साइटोकाइनिन जैसे गतिविधि करते थे वैसे इन लोग का भी मिक्सचर भी गतिविधि करता था। मतलब ज्यादातर यार साइटोकाइनिन का यूज ना कल्चर मीडियम बनाने के लिए किया जाता है। कुछ कृत्रिम यौगिक भी होते हैं जिन्होंने कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने की गतिविधियां होती है। प्राकृतिक साइटोकाइनिन उन क्षेत्रों में संश्लेषित होते हैं जहां तीव्र कोशिका विभाजन होता है, जड़ के शीर्ष तने के कलियों या युवा फल में। देखो याद रखना है ना, कौन कौन सी जगह में सबसे ज्यादा मात्रा में साइटोकाइनिन स्रावित होता है, अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो जहां पर कोशिका विभाजन तीव्र होती है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे सकते हैं यहाँ से, या एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं कि साइटोकाइनिन कहाँ पर ज्यादा संश्लेषित होती है वाला क्वेश्चन पूछेंगे तो भाई जहां पर कोशिका विभाजन तेजी से होता है, तो कोशिका विभाजन तेजी से कहां पर होगा, तो हम जानते हैं रूट के 3 क्षेत्र होती है ना, मेरिस्टेमेटिक रीजन, इलॉन्गिनेशन और उसके बाद में मैच्योरेशन। तो मेरिस्टेमेटिक रीजन वाले क्षेत्र में क्या होती है, ज्यादा डिवीजन होती है। तो जो डिवीजन होने वाली जगह है कोशिका विभाजन वाली जगह, जैसे कि जड़ के शीर्ष, तने की कलियां, युवा फल, तो ये सब जगह में ज्यादा क्या होती है, सेल डिवीजन होती है, और उन्हीं जगहों में क्या होती है, साइटोकाइनिन ज्यादा सीक्रेट होते हैं। ठीक है, और भी देखते हैं। ये साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है क्या, सेल डिवीजन में भूमिका निभाते हैं। ये कोशिका द्रव्य विभाजन होता है साइटोकाइनेसिस का मतलब। ये नए पत्तों में क्लोरोप्लास्ट पार्श्व शाखाओं की वृद्धि और अपस्थानिक शाखाओं के निर्माण में सहायता करते हैं। मतलब ये है कि इसमें जो क्लोरोप्लास्ट वगैरह रहेगा इसकी संख्या को बढ़ाएंगे पत्ती में। और पार्श्व कलिका का मतलब साइड साइड में ऐसे है ना, कलिका बर्ड्स बनाने की कोशिश करते हैं, ये ऐसे बर्ड्स बनाएंगे साइड साइड में। पार्श्व कलिका अपस्थानिक शाखाओं में के निर्माण है। अपस्थानिक शाखा मतलब इधर से ऐसे और ब्रांच बनेंगे, इधर से और ब्रांच बनेंगे, इधर से और ब्रांच बनेंगे, कई ब्रांच बनाने का काम करती है। ये शीर्षस्थ प्रवणता को दूर करने का काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। देखो, ऑक्सिन एपाइकल डोमिनेंसी करती है, एपाइकल डोमिनेंसी करवाती है। मतलब एपाइकल डोमिनेंसी का मतलब शीर्षस्थ प्रधानता करवाती है, शीर्षस्थ प्रधानता करवाती है, प्रधानता, शीर्षस्थ प्रधानता कराती है। शीर्षस्थ प्रधानता का मतलब ऐसे टर्मिनल वाले जगह में ही ऐसे बनते जाएंगे, मतलब ऊपर की ओर में ऐसे। ठीक है, लेकिन भाई साइटोकाइनिन इसका जस्ट अपोजिट काम करता है। साइटोकाइनिन है ना, क्या कर रहा है, अपोजिट काम, अपोजिट काम। तो ये चाहती है कि ऊपर की ओर एपाइकल डोमिनेंसी, मतलब है ना, शीर्षस्थ प्रभाविता, ये प्रधानता रहे चाहती है। लेकिन ये क्या चाहती है, शीर्षस्थ प्रधानता नहीं रहना चाहिए, राइट साइड में है ना ज्यादा ब्रांचेस बने, ऐसा चाहती है ये। तो बताओ ये क्या हुआ, शीर्षस्थ प्रधानता से छुटकारा, शीर्षस्थ प्रधानता से छुटकारा दिलाती है। शीर्षस्थ प्रधानता से क्या करती है, छुटकारा दिलाती है। तो शीर्षस्थ प्रवणता या शीर्षस्थ प्रधानता को दूर करने का काम करती है ये कौन, साइटोकाइनिन। ये पोषक तत्वों के संचलन को बढ़ावा देती है, जिससे पत्तों के जीर्ण होने में देरी होती है। मतलब ज्यादा की जो एलिमेंट्स रहते हैं वो क्या हो सके, ज्यादा मूवमेंट करता रहे, और जब मूवमेंट करता रहेगा पत्ती जो है ना इतना जल्दी क्या नहीं हो पाएगा, जीर्ण, जीर्ण का मतलब है वो पुराना नहीं हो पाएगा, ओल्ड नहीं हो पाएगा, तो वो उसमें भी देरी कराती है कौन, साइटोकाइनिन। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि एपाइकल डोमिनेंसी कौन कराती है वाले क्वेश्चन पूछेंगे तो ऑक्सिन, जबकि साइटोकाइनिन क्या करती है, ये जो है एपाइकल डोमिनेंसी से छुटकारा देती है। और इन्हीं दोनों का यूज किया जाता है क्या चीज के लिए, टिश्यू कल्चर में। तो कल्चर मीडियम बनाने के लिए, टिश्यू कल्चर में है ना यूज होती है, इसकी यूज होती है। तो किसकी यूज होती है तो जानते हैं हम लोग, है ना, टिश्यू कल्चर में यूज होती है क्या करने के लिए, कल्चर मीडियम बनाने के लिए, कल्चर मीडियम बनाने के लिए। तो कल्चर मीडियम बनाने के लिए का मतलब क्या है कि जो भी लिक्विड वाला पार्ट रहता है ना कल्चर मीडियम, जिसमें ग्रोथ होती है कोई भी चीजें, तो उसको बनाने में हेल्प करती है कौन कौन से, साइटोकाइनिन और ये। तो कैसे करती है उसको जानते हैं हम लोग। तो देखना ये कल्चर मीडियम में कैसे काम करती है। तो देखना ये क्या है, ऑक्सिन है, ऑक्सिन बराबर साइटोकाइनिन, ये जो दोनों रहेंगे तो रूट एंड शूट, मतलब जड़ एवं तना एक साथ बनेंगे, एक साथ
बनेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा क्या है, जब ऑक्सीजन ज्यादा हो, किससे, साइटोकाइनिन से, तब रूट पहले बनेगा किससे, सूट से। और तीसरा, जब साइटोकाइनिन ज्यादा हो तब क्या होगा, किससे, ऑक्सीजन से, तब क्या होगा, सूट पहले बनेगा, रूट बाद में बनेगा, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। साइटोकाइनिन एंड ऑक्सीजन दोनों का यूज कल्चर मीडियम बनाने के लिए किया जाता है ना। तो कल्चर मीडियम में ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन दोनों का मिक्सचर रहता है, ऑक्सीजन प्लस साइटोकाइनिन, तो ये दोनों काम करती है ना। देखो यहाँ पर लेकिन अपोजिट काम कर रही है ये, देखो ये अपेकल डोमिनेंसी करवा रही है ऑक्सीजन, जबकि ये क्या करवा रही है, एपेकल डोमिनेंसी से छुटकारा दिलाती है, मतलब एपेकल डोमिनेंसी नहीं होना चाहिए बोलती है कौन, साइटोकाइनेसिस, मतलब जस्ट अपोजिट काम करते हैं, इंटागोनिस्टिक टाइप आप काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको भी हमें जानना है साइटोकाइनिन के बारे में। अगला है एथाइलिन, ठीक है। कजन्स ने पके हुए संतरों से एक वाष्पशील पदार्थों के निकलने की पुष्टि की, जिससे भंडारित केलों के पकने की प्रक्रिया तेज हो गई। बाद में इस पदार्थ की पहचान एथिलीन के रूप में हुई। देखो क्या होती है, एथिलीन जो होती है ना, इसका सिक्रीशन या स्त्रवण बोला जाए, स्त्रवण, तो स्त्रवण कहाँ पर होती है, तो पके हुए फलों के आसपास, पके हुए फलों के आसपास क्या होती है, पके हुए फलों के आसपास में क्या होती है, ये एथिलीन हार्मोन सिक्रीट होती है। और यही जो होती है ना, एकमात्र गैसियस हार्मोन है, एकमात्र गैसियस हार्मोन, मतलब ये गैसियस फॉर्म में रहते हैं एथिलीन जो है, ठीक है। संतरा वगैरह खाए होंगे, संतरे के जो छिलका रहता है ना, छिलके में से ऐसे जब छिलके को ऐसे पिचकते हैं तो क्या होता है, जो निकलती है ना भाई, क्या होती है, एथिलीन, है ना, जो हानिकारक होती है। वैसा नहीं करना चाहिए, आँख वगैरह में जो डालते हैं ना उससे आंसू आने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो हानिकारक होती है। संक्रमण कहाँ से होती है, थाइलिन का पके हुए फलों के आसपास से होती है, एकमात्र गैसियस हार्मोन होती है। तो कजिन्स नाम के साइंटिस्ट ने इसका है ना क्या किया है, देखा कि ऐसे वाष्पशील पदार्थ होते पके हुए संतरे में, देखा इसने, ठीक है। एथिलीन एक सरल गैसीय पीजीआर होती है, बता दिए सरल गैसीय पीजीआर है। वह वृद्धावस्था से गुजर रहे उत्को और पकते हुए फलों द्वारा बड़ी मात्रा में संश्लेषित होते हैं। वृद्धावस्था से गुजर रहे फलों मतलब जो ना एज हो चुका है जिसका, और जहां पर वो अब है ना उस पेड़ से गिरने वाली है, जैसे पेड़ से जब जैसे आम वगैरह जब पक जाती है तो यहाँ पर से भी निकलती है, केला जब पक जाता है पूरी तरीके से तो यहाँ से निकलती है, तो उन जगहों में संश्लेषित होती है कौन, एथिलीन, ठीक है। एथिलीन के कार्य वगैरह के बारे में देखते हैं हम लोग। तो पहला कार्य क्या है, यह द्विबीजपत्री पौधों में क्षैतिज वृद्धि, अक्षीय फैलाव और शीर्ष हुक निर्माण को प्रभावित करता है। शीर्ष हुक निर्माण मतलब देखो, द्विबीज पत्रों में क्षैतिज वृद्धि मतलब ऐसे क्षैतिज, ये क्या ऐसे वर्टिकल होती है, ये वाली वर्टिकल, अरे वाली होती है हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज वृद्धि करती है ना। दूसरा अक्षीय फैलाव, अक्षों को फैलाएगी, ऐसा अक्षीय फैलाव करेगी। और शीर्ष हुक का निर्माण, शीर्ष हुक का निर्माण का मतलब देखो यहाँ पर हुक बनाएगी ताकि ये जो है ना अक्षीय वाले जगह में ऐसे इसका फैलाव बढ़ता रहे, तो ऐसे बनाने का काम करती है। तो कई कई प्लांट को देखना ऐसे रहती है, जैसे सीताफल वगैरह को देखना है ना, ऐसे साइड साइड में रहते हैं और इस टाइप का द्विबीजपत्री पौधों में ऐसे वृद्धि करवाने का काम करती है एथिलीन। यह पौधों के अंगों विशेषकर पत्तियों और फूलों की जीर्णता और झड़ने को बढ़ावा देती है। सीधी सी बात है, इन लोग इनहिबिटर वाले हैं, तो इन लोग ना झड़ाने की कोशिश करेंगे, तो विशेषकर पत्ती फूलों और उसको झड़ने का बढ़ावा देंगे। यह फल पकने को प्रोत्साहित करती है, यह फल पकने के दौरान श्वसन दर को बढ़ा देती है ना। इस श्वसन दर को हम लोग श्वसन चर्मोत्सर्ग मतलब ना इसको क्लाइमेटिक श्वसन बोलते हैं ना, याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेटिक रेस्पिरेशन। क्लाइमेटिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन दर को बढ़ा देना, श्वसन दर को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। श्वसन दर, किसके श्वसन दर, तो फल जब पकती है ना तो उस टाइम में रेस्पिरेशन करते रहते हैं फल, तो फलों के पकने को प्रोत्साहित करती है, साथ में फलों के पकने के दौरान इस श्वसन दर को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, ये बात याद रखना, है ना। उसके अलावा और है, यह बीज और कली की सुप्तावस्था को तोड़ता है। सीधी सी बात है, यह डोरमेंसी को ब्रेक करती है, डोरमेंसी को क्या करेगी, ब्रेक, डोरमेंसी को ब्रेक करती है। मतलब ये है कि पेड़ जब बीज, हम जानते हैं कि जब है ना फसल हो जाती है उसके बाद में बीज को सूखा करके, अच्छे से सूखा के करके उसको हम लोग स्टोरेज करके रखते हैं ताकि अगले साल उसको क्या कर सके, बुआई कर सके, उसको हम लोग फल ले सके, है ना।
लेकिन जिस टाइम में हम उसको रखे रहते हैं ना, उस टाइम में क्या होती है कि सुप्तावस्था में रहती है, डोरमेंसी पीरियड में। उस टाइम में रेस्पिरेशन तो होते रहता है बीजों के अंदर में, और उपापचय भी होते रहती है, वरना अंकुरण नहीं होते रहती। तो वैसे वाले पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, डोरमेंसी। तो डोरमेंसी को तोड़ने का काम करती है, मतलब बीजों को अंकुरण करवाएगी। देखना, कभी कभी देखना, जब प्याज वगैरह या लहसुन वगैरह को रखे रहते हैं घर में, लेकिन एक टाइम के बाद में उसमें जर्मिनेशन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब फेवरेबल कंडीशन जब आती है तो उस टाइम में एथिलीन गैस का सिक्रेशन होना शुरू हो जाता है, और डोरमेंसी को तोड़ देती है और बीजों का अंकुरण को शुरू कर देती है। तो डोरमेंसी क्या है, डोरमेंसी सुप्तावस्था है, मतलब उस टाइम में बीज अंकुरण नहीं करते रहता, तो उसको तोड़ने का काम करती है। ठीक है, उसके अलावा ये आलू के कंदों को अंकुरित करता है। आलू भी तो रखा रहता है, तो देखना, आलू रखा रहता है बरसात के टाइम जैसे आते हैं, या जिस टाइम में उसको लगाते हैं उस टाइम में जब आता है ना, तो अपने आप अंकुरित होने लग जाती है, एक्सिलरी बर्ड्स बनने लग जाते हैं। किसमें, आलू में। जैसे मान लो ये आलू है, यहाँ से ऐसे ऐसे है ना, ये निकलने लग जाते हैं ऐसे, ये एक्चुअल में ये एक्सिलरी बर्ड होती है, एक्सिलरी बर्ड, या इसको हम लोग कक्षस्थ कलिका बोलते हैं। किसमें, पोटैटो में। पोटैटो मतलब क्या है, आलू में, एक्सिलरी बर्ड, या इसको हम लोग कक्षस्थ कलिका बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें भी अंकुरण करवाने का काम किसका है, एथाइलिन का है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। एथाइलिन के और काम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। धान के पौधे वाले गहरे पानी में उगने वाले धान के पौधों में आंतरिक नलिकाओं या पत्तियों के डंठलों की तीव्र वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। ये पत्तियों और तना के ऊपरी भागों को पानी से ऊपर रखने में मदद करते हैं। इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना। यहाँ पर क्या करती है, जो धान रहता है ना, धान जैसे यहाँ तक पानी है पूरे धान में, या ये जो है पानी में डूबा हुआ है धान का जो पौधा है, ऐसे मोनोकॉट्स होते हैं धान, है ना, ये यहाँ से ऐसे पूरा निकला हुआ रहता है इसके ब्रांचेस। तो क्या करती है, ये वाला जो पोर्शन रहता है, आंतरिक नलिका, आंतरिक कलिकाएं, मतलब यहाँ पर इंटरनोडल बर्ड्स, ये इंटरनोडल बर्ड्स को क्या करते हैं, इलोंगिनेट। इलोंगिनेट, इलोंगिनेट का मतलब बढ़ावा देना। तो जब ये बढ़ेगा, मतलब देखना, घासों में क्या होती है, ये एक के अंदर में एक ऐसे रहती है, ये ऐसे, ये ऐसा रहता है धान में। ठीक है, तो ये क्या करेगी, यहाँ को है ना ऊपर करेगी, बाहर करेगी। तो बाहर क्यों करते हैं इंटरनोड को इलोंगेशन, रीजन क्या है इसका, रीजन, ताकि ताकि धान का पौधा किससे ऊपर रह सके, पानी से ऊपर रह सके, पानी से ऊपर रह सके। क्या रह सके, पानी से ऊपर। पानी से ऊपर तभी रहेगा जब उसका डेंटल वगैरह जो रहेगा ज्यादा लंबाई में रहेगा, तभी तो ऊपर रहेगा वो, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि धान के पौधों की आंतरिक जो इंटरनोडल जो बर्ड्स होते हैं उसको इलोंगिनेट कौन करवाता है, पूछेंगे धान के पौधों में, तो है ना, तो उसको एथाइलिन आएगा भाई, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, जड़ों की वृद्धि और जड़ के रेशों के निर्माण को बढ़ावा देती है, इससे अवशोषण सतह बढ़ जाती है, सीधी सी बात है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेगी, जड़ वगैरह को क्या करेगी, वृद्धि करवाती है, और जड़ के रेशों के निर्माण, रेशे मतलब ये जो फाइब्रस ऐसे रूट बने हुए ना, इसको क्या करती है, उसको बढ़ावा देगी। तो बढ़ावा देगी तो क्या होगा, जानते हैं, है ना, अवशोषण क्षेत्र बढ़ जाएगा उसका, तो अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाती है। तो अनानास में फूल आने की शुरुआत और फल लगने की प्रक्रिया को एक साथ करने के लिए उपयोग किया जाता है, या आम में भी फूल आने को प्रेरित करता है। ठीक है, एथाइलिन में यहाँ पर याद रखेंगे, अनानास में फूल आने की प्रक्रिया, शुरुआत और फल लगने की प्रक्रिया को एक साथ। तो इसमें ना देखो, ये चाहती है फूल भी आए एक साथ और इसमें फल भी बने, तो दोनों एक साथ होकर के अनानास में करती है। दूसरा, आम में भी, आम में भी क्या है, फूल आने को प्रेरित करती है। तो आम में पुष्पन को प्रेरित करवाने का काम है, पुष्पन को प्रेरित करवाने का काम किसका रहता है, एथिलीन हार्मोन का प्रेरित करती है। ठीक है, कृषि में इसका व्यापक रूप से उपयोग होता है। तो ये क्वेश्चन से आया हुआ क्वेश्चन है ये नीट में, कि निम्न में से कौन से पीजीआर का उपयोग कृषि में सबसे ज्यादा रूप में किया जाता है, अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो एथिलीन का। ठीक है, एथिलीन, और इसमें भी एथिलीन में देखना, एथिलीन का सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, और इसका सोर्स कौन है पता है, एथीफॉन। एथीफॉन है, एथीफॉन मतलब एक केमिकल है एथीफॉन, जो आता है कहाँ पर, मार्केट में आती है एथीफोन, जली घोल में एथीफोन आसानी से, जली घोल में एथीफोन आसानी से अवशोषित हो जाती है और पौधे के भीतर स्थानांतरित हो जाता है, तो धीरे धीरे एथिलीन मुक्त करती है। अब ये क्या है,
तो एथीफॉन नाम का क्या है केमिकल, है ना, जानते हैं जब बड़ा बड़ा कोई भी ओकेजन होता है तो है ना एक बड़ा सा है ना क्या लेते हैं पात्र लेते हैं, बड़ा से पात्र में क्या करते हैं इसमें पानी डालते हैं पानी, और यहाँ पर ये एथीफॉन को डालते हैं, यहाँ पर पानी डालते हैं पानी वाटर, और उसके बाद में ना इसी में केला वगैरह जो है या पपीता वगैरह है, पपीता इसको क्या कर देते हैं डुबा देते हैं, और केला और पपीता पहले कच्चा केला और कच्चा पपीता रहता है ये, बाद में ये पक के निकल जाता है, पक जाता है, इसकी वजह से तो तो इसको कृत्रिम रूप से ना पकाने के लिए जिस चीज का यूज करते हैं वो क्या है एथेफॉन, तो है ना दो ढक्कन डालेंगे है ना पानी में, और उसके बाद उसमें केला को डुबा डुबा के निकाल के रख देंगे, केला पक जाता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, देखो केले का कितना बड़ा व्यापार है, तो केले में कृषि में व्यापक रूप से उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसका एथिलीन का उपयोग करते हैं। उसके अलावा एथीफॉन को टमाटर और सेब के फलों के पकने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, और फूलों और फलों के झड़ने, कपास चेरी अखरोट में फलों के कम होने की प्रक्रिया को गति देता है। यह खीरे में मादा पुष्पन को बढ़ावा देता है जिससे उपज में वृद्धि, बहुत ज्यादा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी ने। एथेफॉन, एथेफॉन में क्या क्या, तो इसका उपयोग और क्या चीज के लिए करते हैं, तो टमाटर और सेब को क्या करने में, पकाने में, टमाटर और सेब को क्या करने में, ये फलों को पकने में की प्रक्रिया को तेज करता है, और फूलों के झड़ने, फूलों और फलों के झड़ने तो कौन कौन से, तो कपास, दूसरा कौन सा है चेरी और अखरोट, इसमें ना विरलन करवाता है, विरलन, विरलन, अखरोट में फलों, अखरोट में फलों के कम होने की प्रक्रिया को गति देता है, फलों के कम होने की प्रक्रिया मतलब विरलन का मतलब ये नीचे गिराने की कोशिश करता है फल चेरी और अखरोट को, है ना, यह खीरे में मादा पुष्पन, तो ये किसमें, खीरा में मादा पुष्पन, तो मादा पुष्पन खीरे में करवाता है, तो चलो बताओ खीरे का फल जो है ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, मादा पुष्प ज्यादा लगेगा तो खीरे का फल ज्यादा होगा कि नहीं होगा, सीधी सी बात है, मादा पुष्प यानी कि फीमेल फ्लावर जहां पर रहेंगे ज्यादा वहीं पर ही ज्यादा फ्लावरिंग होगा, और मतलब ज्यादा क्या होगा फ्रूटिंग होगा, फ्रूटिंग का मतलब ज्यादा फल लगेंगे, तो उसको हमें जानना है खीरे में मादा पुष्पन कराती है, और जिससे क्या हो जाता है उपज में वृद्धि होती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि देखो जितने भी खाने पीने की चीजें हैं, सब्जियां हैं या फल है, उन सब में एथिलीन का व्यापक रूप से उपयोग है, तो इसीलिए इसका कृषि में, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आ सकता है, कृषि में व्यापक उपयोग होता है इसका। तो निम्न में से कौन से हार्मोन का व्यापक उपयोग होता है पूछेंगे, या फलों को पकाने के लिए किसका यूज करते हैं पूछेंगे, तो एथेफॉन और या तो फिर एथिलीन, एथिलीन हार्मोन जो है गैसियस हार्मोन होती है, पकते हुए फलों के पास पास में निकलती है ये, और इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके आगे और देखें, तो यहाँ तक है कौन सा प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में हम लोग देख चुके, एक को देखे है ना एथिलीन को, अब दूसरा देखने वाले किसको, एब्सिसिक एसिड को, तो देखना 1960 के दशक के मध्य में 3 प्रकार के अवरोधक की पहचान की गई, अवरोधक का नाम था अवरोधक बी, एप्सिसिन और डॉर्मिन। ठीक है, तो ये 3 जहां पर आती वहां से क्वेश्चन देते हैं एनसीईआरटी वाले लोग। ठीक है, तो कौन कौन से अवरोधक थे, कब खोज किया गया था, 1900 आसपास, है ना 1960 के आसपास में, तो अवरोधक कौन कौन से थे, तो इनहिबिटरी बी, आई बी, ठीक है, इनहिबिटरी बी मतलब अवरोधक बी, एप्सिसिन, एप्सिसिन है ना कौन सा सेकंड, और तीसरा कौन सा डॉर्मिन, डॉर्मिन कौन सा फर्स्ट, तो ये तीनों क्या थे अवरोधक। ठीक है, याद रखना ये रासायनिक रूप से समान थे, और अब एब्सिसिक अम्ल के रूप में जानते हैं, तो तीनों का नाम अब क्या हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, ए बी, एब्सिसिक एसिड से याद रखना, ए बी ए से एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ए बी ए कैरोटीनॉइड्स का उत्पन्न है, इंपॉर्टेंट लाइन है ना, याद रखना कि कौन किससे क्या उत्पन्न होती है, वो भी सब दिया है एनसीईआरटी ने, याद रखना एब्सिसिक एसिड कैरोटीनॉइड्स का उत्पन्न होती है, कैरोटीनॉइड्स वर्णक होते हैं, यह पत्तियों के झड़ने और सुप्तावस्था को नियंत्रित करते हैं, सीधी सी बात है, पत्ती वगैरह को झड़ाएगा, डोरमेंसी, इसका ना मेन एक, इसका ना 2-3 काम मेन है पता है, एक कौन सा, डोरमेंसी करवाता है, डोरमेंसी करवाता है का मतलब क्या है, सुप्तावस्था कराएगा, बीज को सोने देता है, बीज ये जो है ना सीड है, मान लो ये सीड, तो उसको सुलाएगा, तो सुलाने का काम कौन किसका रहता है, डोरमेंसी करवाता है, कौन किसका रहता है, एब्सिसिक एसिड, मतलब इधर उधर भगता है तो उसको एक झपड़ मार के क्या करता है, सुलाता है उसको, कौन, एब्सिसिक एसिड, मतलब सीड को सुलाने का काम करता है, सुलाने मतलब सुप्तावस्था को प्रमोट करती है।
उसके अलावा और क्या है, ये पौधे की वृद्धि और चयापचय को बाधित करती है। पौधे की वृद्धि एंड चयापचय को मतलब उपापचय को क्या करेगी, बाधित। सीधी सी बात है ना। ये डोरमेंसी करवाती है तो कहाँ से ग्रोथ करवाएगी, रोकेगी। तो वैसे भी तो अवरोधक होते हैं इन लोग। और चयापचय को क्या करती है, बाधित मतलब उपापचय को कंट्रोल कर देती है। तभी तो बीज को सुप्तावस्था में भी लेके जाती है। या बीजों के अंकुरण को रोकता है, सीधी सी बात है ना। सुप्तावस्था को रोकना का मतलब, ये सुप्तावस्था को प्रमोट करने का मतलब क्या है, अंकुरण को रोकना। ठीक है। ये विसर्ज छिद्रों को बंद करने के लिए प्रेरित करे। विसर्ज छिद्र नहीं, यहाँ पर ये है जर्मपोर। जर्मपोर वगैरह को क्या करती है, बंद करती है। जैसे हम लोग चना देखेंगे, चना वगैरह या ऐसे कुछ देखे रहते हैं ना, ये बीज है, सीड। तो ये ऐसे सीड कोड लगे हुए रहते हैं। यहाँ पर एक छिद्र रहता है चने में, यानी यहाँ पर जो जर्म पोर रहते हैं ना, जर्म पोर, कि इस छिद्र को क्या करता है, छिद्र को बंद करता है, मतलब कम करता है, कम बंद नहीं, कम करता है, ताकि यहाँ से वाटर वगैरह या नमी वगैरह अंदर ना जा सके। तो उसको प्रेरित करता है। या पौधों की विभिन्न प्रकार के तनावों के प्रति सहनशीलता बढ़ा देता है, इसलिए इसको तनाव हार्मोन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एब्सिसिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, तनाव हार्मोन बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन, तनाव हार्मोन। और जिस टाइम में ना तनाव होती है ना, उस टाइम में तनाव हार्मोन है। तो तनाव हार्मोन करती क्या है, तो स्टोमेटा को बंद करती है। तो स्टोमेटा को बंद करने वाला हार्मोन भी पूछेगा तो कौन है, तो स्टोमेटा को बंद करने वाला हार्मोन कौन है, एब्सिसिक एसिड होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सिसिक एसिड तनाव हार्मोन है। बीज के विकास, परिपक्वता और सुप्तावस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बीज के विकास करने में, परिपक्व करने में, सुलाने में, उसको सुप्तावस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एबीए द्वारा बीज की सुप्तावस्था, शुष्कता और वृद्धि के लिए प्रतिकूल अन्य कारकों का सामना करने में सहायता देती है। मतलब जो भी इसको अंकुरित करवाने के लिए हेल्प करेगा ना, उसको इसका क्या करेगा, विरोध करेगा। क्यों, क्योंकि ये तो सुलाना चाहता है, और जो जगाना चाहता है, मतलब बीज को अंकुरित करना चाहता है, ऐसे पदार्थों का भी क्या करेगा वो, है ना, उसमें सामना करेगा। मतलब उसके साथ में भी लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। कौन, एब्सिसिक एसिड तनाव हार्मोन बोलते हैं। स्टोमेटा को बंद करती है, तो स्टोमेटा को बंद करने वाला हार्मोन भी बोलते हैं किसको, एब्सिसिक एसिड को। और है ना, ये इसका एक काम वहां पर बताया, और दूसरा है ना, ये डोरमेंसी क्रिएट करवाती है वाला जो बात बताया, डोरमेंसी, है ना। और दूसरा कौन सा, तनाव के टाइम में रिलीज होती है, इसलिए तनाव हार्मोन बोलते हैं। दोनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, उसके बाद में और देखते हैं पीजीआर की अंतःक्रियाएं। पीजीआर व्यक्तिगत या सहक्रियात्मक भूमिका निभाते हैं। ये भूमिकाएं पूरक या विरोधी हो सकती है। पीजीआर परस्पर मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर परस्पर क्रिया करके बीजों या कलिकाओं में सुप्तावस्था, पर्ण पातन, पुष्पन, जीर्णता, वसंती है ना, वसंतकालीन विकास, शीर्षी प्रभुत्व, बीज अंकुरण, पौधे की गति आदि को प्रभावित करते हैं। अधिकांश मामलों में एबीए जीए के प्रतिपक्षी के रूप में कार्य करते हैं। ये बात याद रखना ना भाई। ठीक है, एबीए जिब्रेलिक एसिड के प्रति विरोधी होते हैं। ये बात एनसीईआरटी ने अलग से लिखा है कि कौन कौन दोनों। और वहां पर हम लोग देखे थे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन में, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, काइनिन क्या होते हैं, विरोधी, एक दूसरे के लगभग विरोधी होते हैं। और इन लोग कौन कौन से, तो जिब्रेलिक एसिड और कौन सा, एब्सिसिक एसिड भी क्या होती है, एक दूसरे के विरोधी होते हैं। बात हमें जानना है। अधिकांश मामलों में एबीए जीए के प्रति क्या होती है, एबीए जीए के प्रति प्रतिपक्षी होती है, के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा पूरा बात। और हम लोग बहुत सारी बात जाने किसमें, पीजीआर के बारे में, है ना। बेसिकली हमें बहुत सारी बात याद रखना है। यहाँ से जो भी बात बताया इतने को हम लोग पढ़ लेंगे तो है ना, तो भी हमारा अच्छा हो जाएगा। तो ये सब क्लास जो भी हम लोग देखे पूरा, है ना, इसका पीडीएफ नोट्स वगैरह हमेशा अवेलेबल रहता है। यदि जिसको चाहिए यहाँ से ले सकते हैं, है ना। जो भी चीज़ हम पढ़े हैं यहाँ से सबको याद रखना है। और जहाँ पर हाईलाइटेड पॉइंट्स है ना, मतलब जहाँ जहाँ आपको हाईलाइट किया गया है उन जगहों को तो कम से कम देखना ही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं। इस सब का पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से ले सकते हैं। नीट जोन के डब्ल्यूडी को सब्सक्राइब करना है ताकि, है ना, ये सब चीज़ फ्री में देख सके। ठीक है, थैंक यू।